नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे नड्डा का मंत्र हैट्रिक पर तंज। उत्तराखंड में अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इन्हीं तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंचे, जहां पर नड्डा ने धर्मांतरण, यूसीसी, नकल विरोधी सख्त कानून समेत अन्य मुद्दों पर सख्त निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री धामी की पीठ थपथपाई। उन्होंने सीएम धामी के अब तक के कार्यकाल की सराहना करते हुए उनके निर्णयों को शानदार बताया है। वहीं जेपी नड्डा ने हरिद्वार में भाजपा कोर कमेटी की बैठक ली। बैठक में लोकसभा और नगर निकाय चुनावों की नब्ज टटोली, साथ ही सरकार के कामकाज और योजनाओं का फीडबैक भी लिया। साथ ही कहा कि प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर जीत की हैट्रिक लगाने के संकल्प के साथ ही तैयारियों में जुटना होगा। उन्होंने प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठन से आगे की कार्ययोजना पर रिपोर्ट मांगी है। वहीं भाजपा कोर कमेटी की बैठक में बीजेपी के 3 सांसद नहीं पहुंचे, जिस पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। साथ ही कांग्रेस ने जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे को बेहद निराशाजनक बताते हुए कहा कि नड्डा ने न तो बेरोजगारी, बदहाल कानून व्यवस्था जैसे अन्य मुद्दों पर सरकार को कोई निर्देश दिए। कांग्रेस का दावा है कि जनता भाजपा चार चरित्र और चेहरे को समझ चुकी है। इससे जनता अब भाजपा को सबक सिखाने जा रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा को जीतने के लिए भाजपा ने तैयारी तेज कर दी है। इन्हीं तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंचे। नड्डा ने धर्मांतरण, यूसीसी, नकल विरोधी सख्त कानून समेत अन्य मुद्दों पर सख्त निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाई। उन्होंने सीएम धामी के अब तक के कार्यकाल की सराहना करते हुए उनके निर्णयों को शानदार बताया। वहीं जेपी नड्डा ने हरिद्वार में भाजपा कोर कमेटी की बैठक ली। बैठक में लोकसभा और नगर निकाय चुनावों की नब्ज टटोली, साथ ही सरकार के कामकाज और योजनाओं का फीडबैक भी लिया। साथ ही कहा कि प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर जीत की हैट्रिक लगाने के संकल्प के साथ तैयारियों में जुटना होगा। उन्होंने प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठन से आगे की कार्य योजना पर रिपोर्ट मांगी है। कि वसुधैव कुटुंबकम यह हमारे जीवन में रचा बसा है, इसको हमको आगे बढ़ाना है। इसके महीन माइन्यूट डिटेल्स को हमको और गहराई से अध्ययन करना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि इसके बारे में भी वसुधैव कुटुंबकम के कारण मानवता में भारत की विचारधारा ने कैसे कैसे किन किन बातों में अपना योगदान किया है, इस पर भी रिसर्च होनी चाहिए। इसको भी आगे बढ़ाना चाहिए ताकि दुनिया के सामने आए कि हमारी विचारधारा उपनिवेशवाद से के साथ नहीं है। उपनिवेशवाद की तरह हम किसी पर आधिपत्य नहीं जमाते, लेकिन हाँ, विचार को आगे बढ़ाने के लिए जो मानवता के लिए उपयोगी है उसको बढ़ाने में हम कभी भी मानवता के लिए करने में समर्पित रहते हैं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज का कार्यक्रम हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत सारगर्भित रहा। मुख्य रूप से आगामी दिनों के अंदर उत्तराखंड के अंदर नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, पार्टी गतिविधियों की चर्चा हुई और आगामी चुनाव के ऐसे कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं, उन बिंदुओं को तत्काल हमको बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को देने हैं। सारे विषयों के साथ साथ सभी सांसदों का प्रवास हो जाए, सांसद अपने क्षेत्र में रहें। इसके साथ साथ हमारे सभी मंत्रीगणों के दौरों के बारे में उन्होंने चर्चा की और अभी तक भविष्य में जो चुनाव तक हम उनके सारे कार्यक्रम बनाकर और सभी मंत्रियों का भी दौरा इस बीच में हम कराएंगे। नगर पालिका, नगर निगम की दृष्टि से प्रदेश से टीम जो है एक बार सभी नगर निगमों में जाकर, नगर पालिका क्षेत्रों में जाकर वहाँ से चर्चा करने के बाद प्रत्याशी के जो नाम है वो आएंगे। खासतौर पर जो सीटें रिजर्व होती हैं उन रिजर्व सीटों के लिए प्रत्याशी चयन को प्राथमिकता देने का एक प्रकार से निर्देश माननीय अध्यक्ष जी ने किया है। और आगामी दिनों के अंदर, क्योंकि आपदा पूरे उत्तराखंड के अंदर आई है, और आपदा की दृष्टि से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगामी दिनों में करने कार्य जो संगठन की दृष्टि से भी क्या क्या हो सकते हैं उस पर उन्होंने विस्तार पूर्वक अपना विषय रखा है। वहीं खबर है कि भाजपा सांसदों की परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट तय करेगी। वहीं कोर ग्रुप की बैठक में जेपी नड्डा ने इशारों में कई नेताओं के टिकट कटने के संकेत भी दिए हैं।
नड्डा की अध्यक्षता में हुई कोर ग्रुप की बैठक काफी अहम थी, लेकिन भाजपा कोर कमेटी की बैठक में बीजेपी के 3 सांसद नहीं पहुंचे। पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत, टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी बैठक में नहीं पहुंचे, जिस पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। साथ ही कांग्रेस ने जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे को बेहद निराशाजनक बताते हुए कहा कि नड्डा ने ना तो बेरोजगारी व कानून व्यवस्था जैसे अन्य मुद्दों पर सरकार को कोई निर्देश नहीं दिए हैं। कांग्रेस का दावा है कि जनता भाजपा चाल चरित्र और चेहरे को समझ चुकी है, इससे जनता भाजपा को सबक सिखाने जा रही है। प्रदेश को कुछ हासिल नहीं हो रहा है। भाजपा के नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और अपने ही जो है संगठन को, अपने ही सांसदों को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो इससे भाजपा के कुनबे में जो बिखराव है, भाजपा के कुनबे में जो फूट की खिचड़ी पक रही है, वो अपने आप सार्वजनिक हो गई है। प्रदेश की जनता अब सब समझ रही है। भाजपा की कथनी करनी का जो अंतर है वो जनता की समझ में भली भांति आ गया है। कुल मिलाकर भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर जीत की हैट्रिक पाने के लिए तैयारी तेज कर दी है। जेपी नड्डा ने उत्तराखंड पहुंच करके न सिर्फ लोकसभा और नगर निकाय चुनाव की नब्ज से टटोली, बल्कि इशारों में कई नेताओं के टिकट कटने के भी संकेत दे डाले हैं। ऐसे में क्या माना जाए कि पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत और टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह का आना इस बात की तरफ इशारा करता है। उत्तराखंड एक्सपोर्ट। जी हाँ, तो उत्तराखंड पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा और यहाँ पर इन्होंने जीत का मंत्र दे दिया और बातों ही बातों में उन्होंने ये भी इशारा किया कि कई नेताओं के टिकट कट सकते हैं। बड़ी बात यह है कि जो जिन सांसदों ने अब तक काम किया है या जो लोग धरातल पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि बीजेपी की जो छवि है वो धूमिल जिन लोगों की वजह से नहीं हुई उन लोगों को ही टिकट मिलेगा और बाकी जिन लोगों ने काम नहीं किया है उन लोगों के टिकट कट सकते हैं। ऐसा नड्डा जी की बातों से अंदाजा लगाया गया। विपक्ष कहीं ना कहीं इस पर कटाक्ष करता हुआ नजर आया, क्योंकि अंदरूनी कलह जो अभी तक कहा जाता था कि उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर है, अब वो माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में भी कहीं ना कहीं ये अंदरूनी कलह है। 3 सांसद इस कोर कमेटी की बैठक में शामिल नहीं हुए, इसके अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंचे तो यहाँ पर उन्होंने धामी के जो अभी तक कठोरतम फैसले लिए गए हैं उसका भी वो यहाँ पर पीठ थपथपाते हुए धामी की नजर आए। अब चूंकि अगर हम बात करें नड्डा, यहाँ पर जेपी नड्डा जी पहुंच चुके हैं, यहाँ पर तमाम समीकरण जो है वो लोकसभा चुनावों के लिए बनते नजर आ रहे हैं। क्या रणनीति होगी, क्या रोड मैप होगा, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, कौन कौन लोग होंगे, सभी चीज़ों पर मंथन शुरू हो चुका है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राजेंद्र चौधरी जी प्रदेश महामंत्री कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राजेंद्र जी आपसे ही करेंगे। जेपी नड्डा जी पहुंचे उत्तराखंड, यहाँ पर उन्होंने कोर कमेटी की बैठक की, जीत का मंत्र दिया, लेकिन विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा है। विपक्ष शायद जेपी नड्डा से कुछ और ही उम्मीद कर रहा था और वो उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, इसमें यशी मेरा कहना ये है कि जैसे नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हरिद्वार आए वो, तो उन्हें यहाँ के बाढ़ में जो किसानों को मुआवजा कम दिया गया है उसके संबंध में एक शब्द नहीं कहा उन्होंने जो पिछले 9 सालों में गन्ने का जो रेट बढ़ा है वो मुश्किल से 35 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा है, जबकि मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार में 180 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा था। उस पर कुछ नहीं बोले, बेरोजगारी पे कुछ नहीं बोले। और जहां तक यूसीसी का सवाल है, यशी आपको जान के हैरानी होगी कि उत्तराखंड में 2 तरह के मूल निवास प्रमाण पत्र जारी होते हैं। एक मूल निवास प्रमाण पत्र, एक अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। जो सरकार मूल निवास और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र एक नहीं कर सकी, वो यूसीसी कैसे कर देगी? इस पे एक शब्द नहीं कहा जो है नड्डा जी ने। और भाजपा के किसी विधायक, किसी नेता, किसी अध्यक्ष, किसी कार्यकर्ता की हिम्मत नहीं हुई कि इस संबंध में मुख्यमंत्री जी से या नड्डा जी से सवाल कर सके। बेरोजगारी पे एक शब्द नहीं कहा, महंगाई पे उनका मान ही निकला, मणिपुर पे चुप रहे। आखिर जो है
किस आधार पर खाली हिंदू मुसलमान पाकिस्तान भाजपा के लोगों द्वारा, अब पहले कांग्रेस को गालियां दी जाती थी, राहुल गांधी जी को दी जाती थी, अब इंडिया को दी जाने लगी। तो ये किस आधार पर जीत का जो है रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे? मेरा सवाल ये है कि 9 साल की लगातार सरकार के बाद, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद भी अगर मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, बेरोजगारी का समाधान नहीं हो रहा, महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा, मुद्रास्फीति पे कंट्रोल नहीं हो रहा, डॉलर डाउन चला गया, किसान को आमदनी दुगनी छोड़ो आधी रह गई, ऐसी सरकार को रिपीट, मेरा ऐसा मानना है कि नड्डा जी कितना भी भाषण दे लें, ये सरकार की विदाई तय है, ये सरकार जारी है और खाली हिंदू मुसलमान पाकिस्तान से काम चलने वाला नहीं है। और नड्डा जी इस बात को भांप गए हैं, इसीलिए भ्रष्ट से भ्रष्टतम जो है लोगों को ये अपने साथ मिला रहे हैं कि किसी भी तरह से हमारी सरकार बन जाए। ये भाजपा की जो केंद्र में सरकार जो बनाने का ख्वाब देख रही है एनडीए, इसका आम आदमी से, महिलाओं से, बेरोजगारों से कोई सरोकार नहीं है। इसका इन्होंने भ्रष्टाचार को खूंटी पे टांग दिया है। कल तक जो लोग इन्हें गालियां देते थे, जो जिन्हें ये भ्रष्टाचारी कहते थे, आज वो सब इनके दरबार के नवरत्न बनते जा रहे हैं। तो इनका कोई ज़मीर ही मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह से जनता इन्हें वोट करेगी। चलिए, खाली हिंदू मुसलमान से काम नहीं चलेगा। राजन जी, मैं इस पर आगे विस्तार से बातचीत करूंगी। उमा सिसोदिया जी, जेपी नड्डा जी का उत्तराखंड दौरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ये जो गठबंधन है उसमें आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ उत्तराखंड में किस तरीके का तालमेल है, क्योंकि बहुत चर्चाएं तेज़ हैं कि आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से तालमेल है वो उत्तराखंड में बन नहीं पा रहा है। इस पर पहले आपका रिएक्शन चाहूँगी, साथ ही साथ जेपी नड्डा के दौरे को भी लेकर। देखिए यशी जी, जो आपने अभी बात कही कि उत्तराखंड में तालमेल नहीं बन पा रहा है, तो मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई करती हूँ। हमारा गठबंधन जो है इंडिया, वो बनने के बाद हमारा पहला चुनाव बागेश्वर में लड़ा जा रहा है, जिसमें कि कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा है। हमारे ही बसंत कुमार जी थे जिन्होंने पहले आम आदमी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी नहीं उतर रही थी तो उन्होंने अब इस समय कांग्रेस से चुनाव लड़ा, और आम आदमी पार्टी ने अपना कोई कैंडिडेट बागेश्वर चुनाव में खड़ा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं हमें पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी का जो कैडर वोट है वो शिफ्ट होकर कांग्रेस के कैडर वोट में जाएगा। यही एक तालमेल या कहें, या हमारी हेल्प कहें, या सहायता कहें, या इंडिया गठबंधन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता कहें उत्तराखंड में, कि हमने कोई कैंडिडेट वहां पर खड़ा नहीं किया और हमारा वोट बैंक शिफ्ट होकर कांग्रेस के वोट जो प्रत्याशी है उनको हमारा वोट मिले। ठीक है, आप बात करते हैं उमा जी जेपी नड्डा जी के दौरे को लेकर। इस दौरे को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव है, उपचुनाव के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियां, बीच में हालांकि नगर निकाय चुनाव भी हैं, लेकिन अभी उनकी बातचीत नहीं हो रही। लोकसभा चुनाव पर ज़्यादा फोकस है क्योंकि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा चुनाव है। अगर हम इसकी बात करें तो इस जेपी नड्डा के दौरे को आप कैसे देख रही हैं, क्योंकि बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, जैसे राजन जी ने कहा कि उन्होंने महंगाई की बात नहीं की, मणिपुर पर बात नहीं की। हालांकि अपनी सरकार के खिलाफ कौन ही बात करता है। देखिए यशी जी, हमें कोई एक्सपेक्टेशन नड्डा जी के दौरे से नहीं थी। हमें पहले ही मालूम था कि क्या होने वाला है, और हर चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी के नेता जो हैं वो दौरा करते हैं और जो मूलभूत समस्याएं जनता की होती हैं उनके बारे में बात नहीं की जाती। कोई महंगाई, बेरोजगारी, आयुषी हत्याकांड, या जो बॉबी पवार जी को जिस तरह से उठाया गया, गिरफ्तार किया गया, छोड़ा गया, कितनी भी तमाम समस्याएं, उत्तराखंड के मूल निवासी समस्या हो, हमारे पलायन की समस्या हो, हमारे पहाड़ पर रख रहे हैं, हमारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, हमारे यहाँ हर साल आपदा आ रही है और किसी तरह का कोई संशोधित विकास यहाँ पर नहीं है कि हम लोग जो पहाड़ों पर जो भीड़ बसा रहे हैं, जो लोगों को बसाए जा रहे हैं, तो वैज्ञानिक हमारे क्या कहते हैं, हमारे वैज्ञानिक किस तरह की रिपोर्टें देते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट जो है वो फाड़ के कहीं डस्टबिन में डाल दी जाती हैं और अनियंत्रित निर्माण कार्य चल रहे हैं जिनको कि विकास कहा जाता है। उसी का प्रत्यक्ष आपदा प्रभावित क्षेत्र इस समय उत्तराखंड, हिमाचल, जहां पर भी बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर तो बिल्कुल बुरी तरह से स्थिति बिगड़ी हुई है, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देती और बिल्कुल नजर नहीं आती है।
ऐसे में नड्डा जी यहाँ पर आए तो हम उनसे ये उम्मीद ही नहीं कर सकते थे कि वो इन सब विषयों के बारे में बात करेंगे। वो आए, उन्होंने अपने संगठन की बैठक ली, उन्होंने अपने संगठन के पदाधिकारियों से पूछा कहाँ पर हम मजबूत हैं, कहाँ पर हम मजबूत नहीं हैं, कहाँ पर संगठन को मजबूत कर बैठक ली और उस बैठक को लेकर चले मैं भी जुड़ चुका हूँ। नमस्कार। बेसिकली उनको यहाँ की महंगाई, हाँ, बेरोजगारी, विनोद सियाल जी, मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है, विनोद सियाल संगठन के नेता हैं, उन्होंने अपने संगठन की बैठक ली और वो चले गए। देखिए, बीजेपी जो है वो हमेशा ही चुनाव के मोड में रहती है। चुनाव खत्म होने के बाद वो अगले चुनाव की तैयारियों में जुट जाते हैं और अपने संगठन को लगातार वो मदद। देखिए, इस बारे में मैं मैं नेगेटिव नहीं बोल सकती। विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, अगर आज देखा जाए तो बीजेपी के सबसे ज्यादा सदस्य हैं और बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हर रणनीति अपना देती है। दूसरी पार्टी के जितने भी भ्रष्टतम लोग हैं, जिनके ऊपर हजारों मुकदमे लगे हुए हैं, वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आते ही धुल के एकदम सफेद धुले स्वच्छ बन जाते हैं। तो उनको सिर्फ चुनाव जीतना है। चुनाव जीतने के लिए उन्हें कोई भी कहीं तक भी कुछ भी साम दाम दंड भेद उनको प्रयोग करना पड़े वो लोग करते हैं। जहां पर उनको जिस तरह का कैंडिडेट मिले, किसी भी पार्टी से मिले, वो उठाकर लाते हैं, अपने यहाँ उसको वॉशिंग मशीन में डाल के सफेद करते हैं और उसको बिल्कुल स्वच्छ बनाकर जनता के सामने पेश कर देते हैं। और उसके बाद अगर यहाँ भी उनको लगता है कि कहीं कुछ कमजोरी रह जाएगी तो उनके पास एक अपना हिंदू मुस्लिम का फार्मूला है, वोटों को पोलराइज करने का फार्मूला है, उस फार्मूले को भी वो अपना देते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। जनता त्राही त्राही कर रही है, जनता आगे भी त्राही त्राही करती रहेगी। हमारे तमाम बुद्धिजीवी लोग सरकार की कमियां बताते रहेंगे, जनता को बोलते रहेंगे, लेकिन चुनाव पर इसका कुछ असर नहीं पड़ता, क्योंकि बीजेपी को चुनाव कैसे जीतना है वो उनको। ठीक है, विनोद सियाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद सियाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा पेशेंस रखिए, अभी और लोगों की बातचीत चली रही थी, मैंने देख लिया था कि आप जुड़ गए। विनोद जी, विनोद जी की आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। विनोद जी, अनम्यूट कीजिएगा। जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। जेपी नड्डा का दौरा अगर हम बात करें तो काफ़ी खास रहा बीजेपी के लिहाज से, और यहाँ पर उन्होंने जीत का मंत्र दिया, बहुत सारी बातें करी, इशारों में कई लोगों के टिकट कटने का भी जिक्र सुनने में आ रहा है कि उन्होंने किया है। इस पर भी मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहती कि उनको स्मार्ट सिटी के दर्शन कराए गए हैं कि नहीं कराए गए? जी विनोद जी। और स्मार्ट सिटी वो भी 1200 करोड़ रुपए खर्च करके, 650 करोड़ में हम चांद पे और चूंकि वो देहरादून को चांद बना रखा है। विनोद जी आप बोले प्लीज। ठीक है उमा जी, मैं वापस आऊंगी। पहले ये जो बहन जी अभी कह रही थी, क्या कह रही थी, थोड़ा मुझे सुनाएंगे जरा इन सब का सार। भाई साहब, आपकी वजह से, बीजेपी की वजह से हम लोग इस समय चांद पे रहने बड़े सुखी हैं। क्या क्या था अब तक? अरे हमने आपको कुछ गलत बोला ही नहीं, हमने तो कहा कि आपने देहरादून। अरे पहले मुझे बोलने दो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी विनोद जी, आप प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। आवाज आ रही है? जी जी जी, आपको आ रही है? आप बोलिए, आप अपना जरा प्रश्न दोहराइए जरा। विनोद जी, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना ही है, जेपी नड्डा जी का दौरा रहा, क्या कुछ इस दौरे में रहा? साथ ही साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि कई लोगों के टिकट भी कट सकते हैं। साथ ही साथ मेरा अलग से आपसे ये भी प्रश्न था कि क्या आपने स्मार्ट सिटी के दर्शन नड्डा जी को कराए? केंद्र की तरफ से इतना पैसा आया, आपने इतना पैसा लगाया, तो उनको दिखाया कि नहीं दिखाया? स्मार्ट सिटी कैसी लग रही है, स्मार्ट हुई कि नहीं हुई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जो निरंतर जनता और कार्यकर्ताओं के बीच में संवाद स्थापित करके रखता है। इसी क्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक कार्यक्रम हरिद्वार में था, वसुधैव कुटुंबकम का, जो गायत्री कुंज शांति कुंज द्वारा आयोजित किया गया था। उनके इस एक दिवसीय प्रवास का हमारे कार्यकर्ताओं को और जनता को लाभ प्राप्त हो, इसलिए पार्टी ने उस पर कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। उसमें मन की बात कार्यक्रम को उन्होंने सुना। हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा जो मन की बात कार्यक्रम को सुनने के उपरांत उनके द्वारा जो वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्यान माला जो हरिद्वार में चल रही है, उसमें उनके द्वारा शिरकत की गई और उसमें भारत की गौरवशाली परंपराओं को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और कैसे जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, जैसे ये जो नेता हैं जो कुचक्र रच रहे हैं, जो देश की गरिमा को गिराने पे लगे हुए हैं, जिनको नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री के रूप में
स्वीकार नहीं है, जनमत को स्वीकार करने के लिए असहमत नजर आते हैं। केवल इन्हें जो है तो केवल वोट की राजनीति नजर आती है, केवल यही सोचते रहते हैं। लेकिन हमारी पार्टी देश के बारे में सोचती है और राज्य के बारे में सोचती है, इसलिए। और उसके बाद कोर कमेटी की बैठक भी संपन्न हुई, जिस पर उत्तराखंड के संबंधित विषयों पर बहुत गंभीरता के साथ विचार हुआ। उसमें विचार किया गया कि जो आगामी निकाय चुनाव है उसके संबंध में जो हमारी पार्टी गांव और शहर में है, उन सब के बारे में चर्चा वार्ता, उन सब का पैनल तैयार करने के संबंध में, उन सब के बारे में जो समाज सेवा में संलग्न कार्यकर्ता है उनमें उनकी सहभागिता किस तरह से हो, इस विषय पर बातचीत हुई। विकास से संबंधित हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा उत्तराखंड राज्य के अंदर जो लोकप्रिय निर्णय लिए गए, उन सब लोकप्रिय निर्णयों की उन्होंने प्रशंसा की है। विनोद जी, ये तो आप पूरा उनका कार्यक्रम मुझे बता रहे हैं कि उनका कार्यक्रम मुझे पहले ही पता है और मैं जानती हूँ उनका क्या डे प्लान था, किस तरीके से आए, उन्होंने क्या किया, सब पता है मुझे ये बताइए कि ये जो कोर कमेटी की बैठक हुई इसमें आपके 3 सांसद शामिल नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? देखिए, बुलाए नहीं गए या आए नहीं? नहीं, ठीक है, आपका काम यही है कि कौन शामिल हुआ, कौन सम्मिलित नहीं हुआ, उसमें कारणों में जाना आपका काम नहीं है, वो बताना हमारा काम है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं कह सकता हूं कि जो सांसद टेहरी गढ़वाल है वो राजभाषा समिति के सदस्य भी है और उसका टूर कोयम्बटूर में है, 10 दिवसीय टूर तमिलनाडु में है, वो उस टूर में थी। हमारे दूसरे नेता भी इसी तरह से राजकीय कार्यक्रम में व्यस्त थे और जो भी लोग वहां पर अनुपस्थित थे उसका कोई कारण नहीं था। ये केवल तिल का ताड़ बनाने वाली बात है। ठीक है, कुछ समय समाचार पत्रों में और टीवी चैनलों में सुनने के लिए अच्छा लगता है। ये भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। ये जब भी अपने कार्यकर्ता के लिए कोई आदेश करती है तो कार्यकर्ता एक तरह से समाज की सेवा के लिए एकदम तुरंत खड़ा हो जाता है। फिर अनुपस्थित हो तो मुझे लगता है कि कोई विषय नहीं, और कोई विषय हो तो उस पर बात करेंगे। अब विनोद जी, विषय तो हम डिसाइड करेंगे और हम आपसे सवाल पूछेंगे भी। रुक जाइए, वापस आते हैं। मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। अरुण जी, मैं अरुण जी का रुख करते हैं, मैं वापस आऊंगी विनोद जी आपके पास। अरुण शर्मा जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं जेपी नड्डा जी के दौरे को लेकर, जो जीत का मंत्र देकर गए हैं, लेकिन मुझे इस बात का खेद है कि उनको स्मार्ट सिटी के दर्शन नहीं करवाए गए। मुझे सच में दिल से बुरा लग रहा है। यशी जी, देखिए, जेपी नड्डा जी का जो दौरा था वो हरिद्वार तक सीमित था, देहरादून नहीं था। तो इसीलिए हम ये बात कहें कि उन्होंने स्मार्ट सिटी के दर्शन नहीं किए तो वो दीगर सी बात है। दूसरी बात है, जहां तक भाजपा की चुनाव तैयारियों की बात है तो वो कोई नई बात नहीं है। उमा जी सही कह रही थी कि ये हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं और इनके लिए तो चुनाव एक पार्टी के कार्यक्रम की तरह है कि उसकी तैयारी करो, फिर कूद जाओ, जीतो या हारो, फिर अगले चुनाव में लग जाओ। उसकी चिंता नहीं करनी है कि परिणाम क्या रहना है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो निकल के आई है वो ये आई है कि जो ऊहापोहों की स्थिति ये जो नगर निकाय चुनाव को लेकर हो रही थी, शायद वो इस दौरे से साफ हो गई। क्योंकि जेपी नड्डा ने अगर नगर निकाय की तैयारियों में जुटने को किसी सबको कहा है तो इसका मतलब नगर निकाय चुनाव समय पर होंगे, नवंबर में ही होंगे। और निश्चित तौर पर आज की तारीख में चाहे नगर पंचायत हो, नगर निगम हो या नगर पालिकाएं हो, भाजपा का बहुमत है उसमें। तो भाजपा उस चीज को जारी रखना चाहेगी, उस बहुमत के सिलसिले को जारी इसलिए रखना चाहेगी कि उसके बाद 6 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव होंगे। तो लोकसभा कहीं ना कहीं स्थानीय निकाय चुनाव का फर्क लोकसभा चुनाव में भी होता है, क्योंकि आपकी किसी पार्टी के पास ये कहने के लिए होता है कि हम इतने पार्षद हमारे हैं या इतने सभासद हमारे हैं, इतने वार्ड मेंबर हमारे हैं, इतने चेयरमैन हमारे हैं, इतने मेयर हमारे हैं। तो ये कहने के लिए होता है, एक फिजा बनती है, उससे माहौल बनता है। और देखिए, जहां तक अनुपस्थित सांसदों की बात है तो निश्चित तौर पर संसद में बहुत सारी समितियां हैं। जहां तक मुझे पता है अनिल बलूनी तो दिल्ली थे, क्योंकि अनिल बलूनी जो राज्यसभा मेंबर है उनके पास पार्टी ने बहुत बड़ा काम दे रखा है, वो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी है, तो उनको सारी चीजें तय करनी होती है, तो उन्होंने शायद पहले बता दिया था। और ऐसे ही तीरथ सिंह रावत भी किसी संसदीय समिति के दौरे में है, क्योंकि उनकी वाइफ के मैं फोटोग्राफ अभी फेसबुक में देख रहा था कि वो किसी दौरे में है। उसी तरह जो ये टिहरी के सांसद है ये भी दौरे में। लेकिन एक चीज आपने सही बोली और जो इशारा आपने उस मीटिंग के जरिए उठाया
कि भाजपा में बिल्कुल ये तय नहीं रहता अंतिम समय तक कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। बिल्कुल। वो देखिए, इस समय भाजपा के अंदर एक सर्वे चल रहा है, जो सर्वे उनके कैंडिडेट का है वो तो चल ही रहा है। उन कैंडिडेट के अगेंस्ट कौन कौन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकते हैं वो भी सर्वे चल रहा है। उन जो संभावित नाम है उनका भी चल रहा है। और आप बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर भविष्य में आपको ये दिखे कि कांग्रेस का जो उम्मीदवार था वो भाजपा में आ गया, जैसे अभी बागेश्वर चुनाव में हुआ। बागेश्वर चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को शामिल कराया तो बीजेपी ने कांग्रेस के आदमी को शामिल करवा दिया जो पिछला चुनाव लड़े थे। तो ये आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। जो हमें खबर है वो ये है कि भाजपा केवल अपनी कैंडिडेट का सर्वे नहीं करा रही है, वो जो विरोधी कैंडिडेट संभावित होंगे उनका भी सर्वे करा रही है। और वो भी कहीं ना कहीं चुनाव से पहले आपको बहुत सारे ऐसे चेहरे मिलेंगे जो पाला बदल के भाजपा की कतार में या कांग्रेस की कतार में खड़े। ठीक है राजन जी, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी और आपसे इस पर हम बातचीत करेंगे। आपसे भी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं जेपी नड्डा के दौरे को लेकर चौचासी पर। राजेंद्र जी, अभी अरुण जी ने एक बात कही कि बीजेपी अपने ही कैंडिडेट्स को नहीं, उनका सर्वे नहीं करा रही, अन्य पार्टियों का भी सर्वे करा रही है, लोगों का सर्वे करा रही है। और संभवतः ये भी कोई बड़ी बात नहीं अगर कांग्रेस का कोई व्यक्ति या आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। अनम्यूट कीजिएगा। भाजपा जो है वह कराए महंगाई का, भाजपा सर्वे कराए नगर निकाय में उन्होंने कितना टैक्स बढ़ाया उसका। लेकिन भाजपा ऐसा क्यों कराएगी? और क्या कराएगी भाजपा तो आपका सर्वे ऑलरेडी करा ही रही है ना, कांग्रेस के लोगों का करा ही रही है। भाजपा वो काम क्यों करेगी जो विपक्ष कहने के लिए करेगा? वो तो वही करेगी जिससे उसको फायदा होगा, और फायदा महंगाई का सर्वे कराने से तो होने से रहा है, तो आप भी जानते हैं। सीधा सीधा है हाँ जी, कि भाजपा को लग रहा है कि इस बार जो है उनका जो झूठ का मंत्र है वो सफल नहीं होने जा रहा, और विपक्ष पूरी एकजुटता से और नीतिगत और जन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में हम जो है आम आदमी के मुद्दे उठा रहे हैं, और भाजपा अडानी अंबानी और उद्योगपतियों के मुद्दे लेकर के गंभीर है। इसीलिए इन्हें सर्वे कराने पड़ रहे हैं, इसीलिए स्मार्ट सिटी दिखाने नहीं गए पंडित जी जो है उन्हें जेपी नड्डा जी को। इसीलिए जब वो जेपी नड्डा हरिद्वार में आए तो हरिद्वार सर्वाधिक बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है उत्तराखंड में, उन्होंने 1 रुपया भी बाढ़ पीड़ितों के लिए दिलाने का भरोसा नहीं दिया। उन्होंने बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जाना तक उचित नहीं समझा। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को क्या मदद दी गई इसकी कोई उन्होंने जो है जानकारी नहीं ली, कोई उसकी समीक्षा बैठक नहीं की। उन्हें तो एक पूजा करानी थी, पूजा कराने के लिए आए थे, करी और चले गए। और भाजपा के लोग जो हैं अब कुछ भी कहते रहे, इतना भी सर्वे कराएं कांग्रेस का, दूसरे अन्य पार्टियों का, कैंडिडेट्स का, काम चलने वाला नहीं है। और ये तो जो है अभी जब राष्ट्रीय परिदृश्य का चुनाव होगा 2024 का, तो यशी ये क्लियर हो जाएगा अभी अक्टूबर नवंबर में ही। अगर उत्तराखंड में निकाय चुनाव पहले हो जाते हैं तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से यहाँ आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, 5 की 5 सीट विपक्ष के खाते में होंगी, कांग्रेस के खाते में। ये कराए भाजपा। हम चाहते हैं कि नगर निकाय चुनाव या नवंबर में। चलिए देखिए, दावे तो हमेशा किए जाते हैं। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को उम्मीद थी कि कांग्रेस ही जीतेगी, लेकिन उसके इतर रिजल्ट आए। और देखिए, कांग्रेस भी अगर जीतेगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बीजेपी जीतेगी तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जिसको जीतना होगा वो जनता के हाथ में है। मेरी बात सुनिए राजेंद्र जी, मुझे मतलब सिर्फ इस बात से है कि कांग्रेस को लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये मंथन करने की ज़रूरत है कि अगर बीजेपी में इतनी बुराइयां हैं, महंगाई बढ़ रही है, भू कानून को अभी तक
तक नहीं कर पाए हैं और राजधानी नहीं घोषित कर पाए हैं, खनन माफिया हावी हो रहे हैं, तमाम मुद्दे हैं। पिछले बार जब चुनाव हुए थे तभी भी ये मुद्दे हावी थे, फिर भी जनता ने यहाँ पर उनको भारी बहुमत के साथ विजय बनाया। तो आपको नहीं लगता कि आपको मंथन करने की जरूरत है कि वो कांग्रेस पर भी भरोसा नहीं जता पा रहे हैं और उसको फिर उसके बाद लगता है कांग्रेस को वोट देने से अच्छा है कि हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं? आम आदमी पार्टी अपने आप को कैसे विकसित करती है, इस पर भी मैं उन्मा जी आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले राजन जी आप बताइए, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है? इस पर इसका मंथन चल रहा है। कांग्रेस ने पूरा अपना जो है लोकसभा चुनाव का ऑलमोस्ट जो है सारी तैयारी पूरी कर ली है, लेके जो है ब्लॉक और बूथ तक। दूसरी चीज क्या है कि कांग्रेस ने मंथन के बाद ही जनता की समस्याओं को इकट्ठा करके जनता के सामने ले जा रहे हैं कि आपकी ये समस्याएं, इनका निदान हम करेंगे, क्योंकि 10 साल में भाजपा ने नहीं किया। हम और आज की तारीख में भाजपा के पास जो अपने प्रत्याशी बदलने, अपने चेहरे बदलने की जो स्थिति आई है वो हमारी तैयारियों के बाद ही आई है, इनकी विफलताओं के बाद ही आई है। आज क्यों जो है नगर निकाय में इतना टैक्स हो गया, क्यों इतनी महंगाई बढ़ गई, क्यों जो है यूसीसी लगाने की बात कर रहे हैं और जो है उत्तराखंड में 2 किस्म के स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन रहे हैं, एक अस्थायी के नाम का, एक मूल निवास के नाम का। क्यों ये नशे पे एक शब्द नहीं बोल रहे? आज हमारे कॉलेजेस में, गलियों में, हाँ विनोद जी इसके बाद आती हूँ मैं, जगह जगह जो है वो नशा बिक रहा है, बेरोजगारी की बुरी हालत है। और परसों एक वीडियो थी जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी बागेश्वर में साड़ी बांटते हुए दिखाई दिए, और जब हमारे लोगों ने विरोध किया तो वो जो बॉबी पवार है, जो बेरोजगार छात्र संघ का अध्यक्ष है, उसने गिरफ्तार करके 151 में चालान करा दिया। तो जनता समझ गई है, जनता ये भी समझ गई है कि चाइना पे ये फेल हो गया। अभी सुब्रमण्यम स्वामी, देखिए राजन जी, अभी मैं फिर वही बात कहूंगी तो आपको बुरा लगेगा, आपको लगेगा कि मैं कांग्रेस। एक सेकंड विनोद जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास, एक सेकंड। देखिए राजन जी, बात ये नहीं है, अभी भी मैंने आपसे ये सवाल पूछा कांग्रेस का क्या मंथन है, आपने सिर्फ एक लाइन बोली कि कांग्रेस का मंथन जारी है। उसके बाद आप वापस शुरू हो गए, भारतीय जनता पार्टी में ये हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे हो रहा है। लेकिन मैं तो ये जानना चाहती हूँ ना कि कांग्रेस की रणनीति क्या है भाई, कांग्रेस के पास क्या है, कांग्रेस क्या मुद्दे, क्या अपनी कौन सी चीज देकर, जो देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका गुटबाजी है, जो आप कभी स्वीकार ही नहीं करते। आपको लगता है नहीं सब ठीक चल रहा है, और ये सबको समझ में आता है, बस कांग्रेस के लोगों को ही नजर नहीं आता कि गुटबाजी है, आप स्वीकार करें अन्यथा नहीं करें। इसके अलावा मुद्दे क्या आप ठीक तरीके से नहीं उठा पा रहे हैं? कांग्रेस तो मुख्य विपक्षी पार्टी है। यही गुटबाजी मैं स्वीकार करता हूँ, हमारे यहाँ भी है और भाजपा में भी है, भाजपा में बहुत ज्यादा बिल्कुल है। मैं इस बात से इनकार ही नहीं कर रही हूँ, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही, लेकिन उनका संगठन भी तो आप समझने की कोशिश करिए ना, वहां पे गुटबाजी कितनी हो, एक दूसरे को कितनी भी गालियां बकते हो। 30 सेकंड लूंगा, आप मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, हमारी पार्टी ने गुटबाजी को खत्म करने के लिए जितने भी हमारे यहाँ बड़े बड़े छत्रप थे, सबको, किसी को सीडब्ल्यूसी में एडजस्ट किया, किसी को राजस्थान में एडजस्ट किया, किसी को ऑब्जर्वर बनाया, सबको सम्मान दिया। आज की तारीख में कांग्रेस सारी एकजुट है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेवा दल है, NSUI है, यूथ कांग्रेस है, किसान कांग्रेस है, पिछड़ा वर्ग है, तमाम लोग जो हैं वो अपनी अपनी मीटिंगें कर रहे हैं। हम सर्व समाज के बीच जा रहे हैं और हम जनता की जो समस्याएं हैं उनसे जनता को आगाह करा रहे हैं, और जनता को लग रहा है। राजन जी, मैं वापस आऊंगी, हमारी बात करेगी। हमारी समस्या आज सिर्फ 2% का डिफरेंस रह गया। ठीक है राजन जी, मैं वापस आती हूँ आपके। विनोद सुयाल जी, इसके बाद उमा जी, मैं माफी चाहूंगी, इसके बाद आती हूँ मैं आपके पास। विनोद सुयाल जी, फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा आप। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जितने पाप उत्तराखंड राज्य में किए हैं, जब से राज्य बना है, पहले ही दिन से ये राज्य विरोधी रहे हैं और अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। फिर भी उत्तराखंड की जनता ने इनको 10 साल राज्य में राज करने का शासन दिया। लोगों ने इनके शासन को देखा, जिस तरह से भ्रष्टाचार, जिस तरह से व्यभिचार, जिस तरह से इन्होंने उत्तराखंड का शोषण किया, इनके नेताओं ने जिस तरह से अपने परिवारों का केवल पोषण किया, जिस तरह से केवल अपने नजदीक वालों को ही जिस तरह से उत्तराखंड के लोकतंत्र को अपमानित करने का काम किया,
विधायकों की खरीद फरोख्त करने का काम उन्होंने किया। जो किया यही उनके काम परिणाम इनका- तो उनको मिले ना, तभी तो आप दोबारा सत्ता में काबिज है ना। उन्होंने जो जी, किया जी। उसके तो परिणाम भारतीय- उनको मिल मैं गए। उत्तराखंड- अब आप क्या कर रहे हैं, मैं बीजेपी क्या कर रही? हम उत्तराखंड की मूर्धन्य जनता उमा का जी अनम्यूट कीजिएगा, आपकी बात से आ रही। हम उत्तराखंड की मूर्धन्य जनता का हार्दिक अभिनंदन करना चाहते हैं, वंदन करना चाहते हैं कि उन्होंने नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में पुनः हमको उत्तराखंड राज्य के अंदर जनमत दिया और उस जनमत के आधार पर जनता के साथ हमने जो वादे किए थे उन वादों को हमने पूरा किया था। हमने समान नागरिक संहिता की बात की थी, हमने कहा सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, उसको पूरा कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य लोकायुक्त की बात भी तो की थी भाई साहब, आपने लोकायुक्त की भी बात की थी। पूरी तो होने दो उमा जी। हाँ, अरे भाई लोकायुक्त पे 7 करोड़ रुपए से ऊपर खर्च हो चुके हैं, ऑफिस आपने बनाया है, में आ रहा हूँ सीक्वेंस में भी आ रहा हूँ। उसके बाद हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, पवित्र भूमि है, आध्यात्मिक भूमि है, इस तरह यहाँ एक सख्त धर्मांतरण कानून बनाया ताकि लोग सभी अपने धर्मों का सम्मान करें, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई किसी को किसी भी प्रकार से कोई धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य न कर सके। इसके अलावा हमने महिलाओं को 30% आरक्षण देने का काम उत्तराखंड राज्य के अंदर किया है। हमने पति पत्नी को पेंशन देने का काम उत्तराखंड राज्य के अंदर किया है। हमने पर्यटन के डेस्टिनेशन तैयार करने का काम उत्तराखंड राज्य के अंदर किया है। आज उत्तराखंड के विनोद जी, अब आप मेरी सुनिए, पलायन आप नहीं रोक पा रहे हैं स्मार्ट सिटी की वजह से। क्या हाल हो रहा है देहरादून का वो तो सभी जानते हैं। भू कानून आप सख्त कर नहीं पा रहे हैं, या खनन माफियाओं पर लगाम आप लगा नहीं पा रहे हैं, भू माफियाओं का बेड़ा गर्क आप कर नहीं पा रहे हैं। जहां पर अतिक्रमण हो, जहां पर एक सेकेंड, जहां पर गरीब मजलूम रह रहे हैं वहां पर जाकर आप अतिक्रमण अभियान चला रहे हैं और जाकर उनके घरों पे बुलडोजर चलवा रहे हैं, और जो बड़े मठाधीश वहां पर घूम रहे हैं उनके घरों में बुलडोजर नहीं चल पा रहा है। ये सब इस पर कौन बात करेगा? इस पर जनता आपसे सवाल नहीं पूछेगी, इस पर जनता आपसे सवाल नहीं पूछेगी। बोल दे, आप जवाब सुन ही नहीं रही हैं। सुनाइए जवाब। आप जवाब सुनने नहीं चाहते। मैं स्मार्ट सिटी पर जवाब दे रहा हूं आपको। स्मार्ट सिटी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि वर्तमान समय में जनता को उससे बड़ी कठिनाइयां हो रही हैं। लेकिन जब किसी नए घर को रेनोवेट किया जाता है, उसे सुंदर और सुगम बनाया जाता है, तो निश्चित रूप से उसमें मरम्मत के कार्य होते हैं, उसमें 50 प्रकार के काम हो रहे हैं। जिस एरिया में उसके काम पूर्ण हो चुके हैं उन दृश्यों को भी दिखाए, उन सकारात्मक दृश्यों को भी दिखाए। आने वाले समय में धीमी गति से थोड़ा काम की प्रगति रही है, लेकिन जब स्मार्ट सिटी का काम पूरा होगा, मैं आपके चैनल पर आपके दावे के साथ कह रहा हूं, आप ही एंकर होंगी जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कह रही होंगी वास्तव में इन्होंने अच्छी स्मार्ट सिटी बनाई है। दूसरी बात इतनी प्राकृतिक आपदाएं उत्तराखंड राज्य के अंदर आई हैं, हमारी सरकार इतनी सजग है कि कहीं पर भी हमने जान माल की हानि नहीं होने दी। किसी भी प्रकार से अगर जो बेघर हुए उनको तुरंत जो है तो उनको पुनर्वास दिया है, उनको राहत पैकेज दिया है, बिल्कुल पूरी तत्परता के साथ उनके लिए काम किया है। कहीं पर भी कोई भी ऐसी घटना न घटी हो जहां पर लापरवाही हुई। हमने कहीं हमने जो भू कानून है हमने उसके लिए सख्त कानून हमने उसके लिए 10 वर्ष तक। सुन लीजिए विनोद जी रुकिए। देखिए मुझे और लोगों को भी समय देना है, मुझे और लोगों को समय देना है। विनोद जी मैं इसके बाद वापस आती हूँ ना, आप शुरू हो जाइएगा, रुक जाइए। उमा जी मैं वापस आऊंगी। विनोद जी, उमा जी। विनोद सियाल जी ने लोकायुक्त के ऊपर एक शब्द नहीं बोला। 7 करोड़ से ऊपर लोकायुक्त कार्यालय पे खर्च। विनोद जी अब हमें बोलने दीजिए, अब आप थोड़ा सांस लीजिए। उस पे आपने एक शब्द नहीं बोला। आपने कहा जान माल की हानि नहीं होने दी। 16 लोग करंट लग के मर गए। इनको वो नजर नहीं आया कि जान माल की कितनी बड़ी हानि उत्तराखंड में हुई है। और जो नमामि गंगे की जो निदेशिका है आरुषि निशंक जी, उनका एक बयान तक नहीं आता, वो कहीं पूरे परिदृश्य में नजर नहीं आती। उन्होंने किस तरीके से इतनी बड़ी परियोजना का निदेशक बना दिया गया, ये आज तक पूरे उत्तराखंड की समझ से बाहर है कि वो इस पूरे मुद्दे पर कहीं नजर नहीं आई, कहीं एक ट्वीट तक उनकी तरफ से नहीं किया गया, जबकि वो इस पूरे मुद्दे पूरे नमामि गंगे की निदेशिका हैं। इसके अलावा आपने देखिए, हम तो बहुत खुश हैं स्मार्ट सिटी में। हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम चांद पे रह रहे हैं, बिल्कुल चांद जैसी फीलिंग आ रही है देहरादून में रहते हुए स्मार्ट सिटी के। आप कह रही स्मार्ट सिटी के दर्शन कराइए, आप हमें चांद जैसी खूबसूरत धरती से आप हमें विमुख कर रही हैं। हम देहरादून में इतने अच्छे से रह रहे हैं, जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह धूल के अंबार हैं, बड़े सुखी हम इस समय महसूस कर रहे हैं। हमें चांद पर रहने दीजिए, हमें बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। सुरेखा जी, बीजेपी सरकार
इनको मालूम है, इन्होंने बार बार कहा यूसीसी हमने कराया, धर्मांतरण हमने कराया, घूम फिर के वही दो मुद्दे इनके सामने होते हैं जो हिंदू मुस्लिम राजनीति के ये लोग पुरोधा हैं, वही मुद्दे बार बार लेकर आते हैं। इन्होंने कहा कि हमने 30% महिलाओं को आरक्षण दिया। भाई आरक्षण तो पहले से था, आपके वकील सही वकालत नहीं कर पाए इसलिए हाईकोर्ट ने उस आरक्षण को खत्म किया। उसके बाद जब जनता सड़कों पर उतरी, जब बच्चे सड़कों पर उतरे, उसके बाद आपको देना पड़ा, फिर आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आपने जो हमारी जो परिसंपत्तियां हैं यूपी के साथ, उत्तराखंड के साथ, उनके बंटवारे के बारे में एक बात नहीं करी। यशी जी, आपको याद होगा पिछले चुनाव से पहले जब धामी जी वहां यूपी में गए थे, उसके बाद जब धामी जी वापस आए तो बड़े ढोल नगाड़ों के साथ ट्रक में बैठ के उनको जुलूस पूरे देहरादून में घुमाया गया कि जैसे धामी जी पता नहीं यूपी से क्या लेकर आ गए। परिसंपत्तियों के बंटवारे के टाइम पे आज तक, जी चुनाव के टाइम आज तक नहीं पता चला कि वो कौन सी परिसंपत्तियां थी, कौन सी बट गई, कौन सी हमारे पास रह गई, कौन सी यूपी में चली गई, आज तक नहीं पता चला। 2 साल इस बात को हो चुके हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति बातें करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इमोशनल बातें करते हैं। देखिए ऐसा है, आपने अपनी पार्टी का नाम आपने रखना था, आपने पार्टी का नाम पाप पार्टी रखना था, क्योंकि आप झूठ बोलने में और पाप करने में माहिर हैं, इसलिए आप सबको आप पापी नजर आते हैं आपको सब, क्योंकि आपने गलत रख दिया अपनी पार्टी का नाम। आपको रखना चाहिए था पाप पार्टी, क्योंकि दिल्ली का जो आपने हाल कर रखा है, बोलने में तो मोदी जी का कोई सानिध्य दिल्ली का जो आपने हाल कर रखा है, 15 लाख का झूठ, 2 करोड़ नौकरियों का झूठ, इतनी दूध की धुली हुई बन रही है दिल्ली के अंदर। आपने जो स्थिति दिल्ली की कर दी है, आपका जो मिनिस्टर इतना ईमानदार बन रहा था वो जेल की सलाखों के अंदर बैठा हुआ है। जिस तरह से जो है तो इतना भ्रष्टाचार, शराब का इतना बड़ा घोटाला आपने दिल्ली के अंदर किया है, आपको याद नहीं आ रहा है। आप ये कांग्रेस पार्टी वाले जो उंगली खड़ी कर रहे हैं, उंगली खड़ी तब करो, आप एक उंगली खड़ी करेंगे तो इस तरह से 4 खड़ी होंगी। आपने देश को लूटा है 70 साल तक, 70 साल तक देश को लूटा है, देश को। कितने नेताओं पर सीबीआई जांच है और कितने नेताओं पर महंगाई हो गई, आप कह रहे थे 300 का सिलेंडर होगा, 1200 में पहुंच गया। कितना नेता जेल के अंदर चले गए। आपके जो युवा बेल पर है, आपके बेल पर है, और जो आपका जो गठबंधन है, जो आपका गठबंधन बनाया, आप बताओ ना, गठबंधन बनाया, सारे नेता भ्रष्टाचार में कोर्ट में आरोपित है, कोर्ट में सारे बेल पर है। पूरे देश में 3 गुना कर्ज हो गया और आधी आमदनी होगी। देश को विकास की राह पर आगे ले जा रही है, उत्तराखंड राज्य को विकास की राह पर आगे ले जा रही है। और आज उत्तराखंड के अंदर विकास दिखाई दे रहा है, एयर कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है। उत्तराखंड राज्य क्या दिया एक ही लय पूछो नड्डा से, एक ही लाइन सुनने का क्या मतलब है? आजकल ओमा जी बीजेपी वालों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है ना, इंडिया गठबंधन के बाद। अभी तक क्या था, आम आदमी पार्टी अलग अलग लोगों पर तंज कसती थी, अब सब कुछ मिलकर इकट्ठे ही बीजेपी वालों पर बरस रहे, तो कुछ तो असर होगा ही ना। इस तरीके से बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है, मजबूर हो गया है लोकतंत्र के लिए। अरे आप लोग हत्या तुम नहीं कर रहे हो, जो शराब का इतना बड़ा घोटाला कर रहे हो, जो कह रहे हैं घर में रंग महल बना रहे हैं दिल्ली के अंदर, वो कह रहा है कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ, जिनके लिए जो तो अरबों रुपए एक बगल में खर्च किए जा रहे हैं, बड़े ईमानदार बन रहे हो। दिल्ली को तुमने तालाब बना रखा है, दिल्ली समस्याओं से जूझ रहा है, एक राज्य तुमको संभलता नहीं और भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठा रहे हो। हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी ने देश का गौरव बढ़ाया, देश को प्रगति के पथ पर आगे ले गए, देश की जीडीपी विनोद जी आप कंटिन्यू बोल रहे हैं, रुक जाइए थोड़ा सा, पानी पीजिए। तुम्हारी दाल यहाँ उत्तराखंड के अंदर विनोद जी थोड़ा सा पानी पीजिए। ठीक है राजेंद्र जी। मैं अपने भाजपा के भाई से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था पिछले साल कि पूरे देश में बिजली 1 रुपया 10 पैसे प्रति यूनिट है, और इन्होंने विद्युत नियामक आयोग को उठा के टांड पर रख दिया, हर महीने बिजली की दरें निर्धारित होंगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, 10 लाख को नहीं दिया, 15 लाख दिखाई दे रहा, आपको नहीं दिखाई दे रहा, आप सावन के अंदर सुनो, अरे समझा, आप सावन के अंदर 300 रुपए का दूंगा,
1200 आपको कर दिखाई दिया। नहीं दे रहा? पेट्रोल क्या 30 आप रुपए वही में दे गैस रहे थे, वाले 100 जब का कर दिया। गैस की लाइन के लिए जो है तो और गैस की लाइन के लिए लोग इन्होंने जो है तो कहा सड़कों में कि खड़े रहते थे। ये आपका डॉलर ये युवराज मजबूत जो है तो हो गया गैस का है, कागज फाड़ रहा था। रुपया कमजोर नहीं आप हुआ। वही आप वही है, रुपया आप जो वही है 83 रुपए का डॉलर कागज हो फाड़ गया। रहे थे। आज घर और घर इनके में गैस विदेश आ गई है। मंत्री कह रहे हैं हैं? आप जयशंकर वही जी है जब कोविड ये के समय में चाइना ठीक है में राजन जी और विनोद जी रुक जाइए जरा, आरोप प्रत्यारोप थोड़ा सा रुक के। उमा जी, मेरा एक प्रश्न था आपसे कि देखिए, जब आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आई तो उसने ये बात डिक्लेयर की कि भाई हम तीसरे विकल्प के तौर पर हैं। अब चूंकि गठबंधन हो गया है, अब कांग्रेस, एक सेकेंड विनोद जी और राजेंद्र जी प्लीज रुकिए, मेरा प्रश्न उमा जी से है, प्लीज रुक जाइए। विनोद जी, डिबेट की गरिमा को बनाए रखिए प्लीज, कृपया करके। नहीं है, उत्तराखंड में यशी 2 गुना कर्ज हो गया। राजेंद्र जी, मैं आती हूँ पूरे देश पे राजेंद्र जी, कर्ज मुझे हो गया। प्रश्न पूछ लेने दीजिए ना प्लीज उमा जी से, प्लीज। उमा जी, मेरा प्रश्न था कि जब आप उत्तराखंड में आए तो आपने ये कहा था कि हम तीसरे विकल्प के तौर पर खुद को देखते हैं और उत्तराखंड के लोगों को बहुत ज़रूरत है तीसरे विकल्प की, क्योंकि वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में फंस के रह गई है। आप तीसरे विकल्प के तौर पर आए, हालांकि उतना अच्छा आपको भले ही जनता का प्यार ना मिला हो, लेकिन फिर भी लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिशें हो रही थी। अब इंडिया के तहत आप लोगों का गठबंधन हो गया, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ हो गई है, लेकिन जनता के मन में तो ये कहीं ना कहीं, जिन लोगों ने आपको वोट दिए थे विधानसभा चुनाव में, उनके मन में तो ये था ना कि हम आम आदमी पार्टी को तीसरे विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। अब जो बागेश्वर का उपचुनाव है, कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ी बहुत तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता कहीं इसका खामियाजा तो आम आदमी पार्टी को नहीं भुगतना पड़ेगा। क्या इसको लेकर आम आदमी पार्टी तैयार है? जी, मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूं और आपका जो कंसर्न आम आदमी पार्टी के लिए है, मैं उससे भी सहमत हूं कि आम आदमी पार्टी एक तीसरे विकल्प के रूप में हमने 2022 का चुनाव जो है वो लड़ा। ठीक है, जितना हम लोग सोचते थे कि सफलता मिलेगी, उतनी सफलता नहीं मिली और आज आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में है। देखिए, जो हमारे चीफ हैं, हमारे जो पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने उमा जी अटक गई है। उमा जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही, शायद कुछ नेट इशू की वजह से। वापस हम उनको काबिले की जो शक्तियां हैं वो चुनी हुई सरकार को दी जाएं, लेकिन किस तरीके से बीजेपी ने अध्यादेश लाकर लोकसभा में, राज्यसभा में कानून बना दिया और उमा जी का नेट इशू के चलते उनकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही। उमा जी, हम वापस आपके पास आएंगे। अरुण जी, इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। एक तीसरे विकल्प के तौर पर था आम आदमी पार्टी, अभी वापस उत्तराखंड के पास उत्तराखंड में जनता के पास 2 ही विकल्प रह गए। उमा जी, आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है बार बार, हम वापस आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अरुण जी, वही सवाल मेरा आपसे भी था कि ये कहीं ना कहीं अब तीसरा विकल्प खत्म हो गया, फिर से 2 ऑप्शन हो गए हैं, या तो कांग्रेस या बीजेपी, या फिर कांग्रेस बीजेपी या आम आदमी पार्टी, ऐसा हमें आगे देखने को मिलेगा। इसमें क्या जनता के माइंड में वापस अगर ये सारी चीजें हैं तो इसका फायदा होगा या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? इसे अभी तक एनालिसिस किया है आपने? देखिए यशी जी, एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर हम उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद से अब तक के चुनावों का विश्लेषण करें तो यहाँ देखिए, जो आज इंडिया गठबंधन में पार्टियां हैं, ना तो सपा 1 लोकसभा जीत पाई थी शुरुआत में 2004 में शायद, हाँ, हरिद्वार की राजेंद्र बाड़ी बने थे एमपी उनके। उसके बाद से सपा का तो खाता भी नहीं खुला विधानसभा के अंदर। एक तीसरा विकल्प जो पहाड़ के लोग देखते थे वो उत्तराखंड क्रांति दल को देखते थे, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल अपने अंतर विरोधों के चलते जनता में वो विश्वसनीयता नहीं जमा पाई। जिनके पहले विधानसभा चुनाव में 4 एमएलए जीते थे, वहां आज की तारीख में उनका कोई एमएलए नहीं है। जो एकमात्र उनका एमएलए थे वो भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अब स्थिति दूसरी की बात करें हम, पिछला उसके बाद बसपा ने 7 लोकसभा विधानसभा जीती थी, माफ कीजिएगा, पहले चुनाव में, और उसके बाद वो घटते बढ़ते आज वो 4 विधानसभाओं तक सीमित हो गए। तो ये अगर परिस्थिति आप देखें तो मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होता रहा इस उत्तराखंड में। अब चूंकि भाजपा निर्विवाद रूप से अपने को लगातार संगठन के जरिए जनता के बीच में घुसाती रही, तो भाजपा को उसका फायदा मिला। दूसरी चीज,
कांग्रेस के अंतर विरोधों का नुकसान भी भाजपा को मिला। जो नुकसान कांग्रेस को हुआ, फायदा भाजपा को हुआ कि कांग्रेस पिछले 2 विधानसभा चुनावों से जनता के बीच में विश्वास नहीं दिला पाई कि वो एकजुट है और एकजुट होकर वो चुनावी मैदान में है। अगर हम 2 चुनावों की बात देखें, अंतिम समय तक उम्मीदवार तय नहीं हो पा रहे थे। हरीश रावत हरिद्वार भी लड़ना चाह रहे थे, कुमाऊं भी लड़ना चाह रहे थे, तमाम जगह लड़ना चाह रहे थे और दोनों चुनावों में हरीश रावत का क्या असर हुआ यह आप सबको पता है। उनके चलते कांग्रेस ने कई विधानसभा सीटें खोई है अपनी, और इस चीज को मानना पड़ेगा। मैंने पिछली डिबेट में एक चीज कही थी, जब फिर 24 की बात हो रही थी, मैंने कहा था आज भाजपा जिस स्थान पर है, लगातार 4 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। लोकसभा 2 चुनाव, राज्यसभा 2 चुनाव, 4 चुनाव लगातार हार चुकी है और वो अपनी वजह से हारी है, अपने अंतर्विरोधों के चक्कर में हारी है। भाजपा ने कोई इतना बहुत बड़ा योगदान नहीं दिया इसमें। कहने के लिए तो सुयाल जी कुछ भी कह दे, लेकिन भाजपा का कोई इतना बड़ा योगदान नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर भाजपा की जीत में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है कि कांग्रेस जनता के बीच में ये विश्वसनीयता पैदा नहीं कर पाई कि वो जनता को और राज्य को एक बेहतर शासन दे सकेंगे, एक बेहतर विकल्प प्रस्तुत करेंगे, जिसकी वजह से भाजपा को लगातार 4 चुनावों में फायदा हुआ। जी बिल्कुल। विनोद सुयाल जी, मेरा सवाल आपसे कि विपक्ष जो है वो देखिए मजबूती के साथ है, गठबंधन भी है, और इसके लिए पार्टी कितना तैयार है? बहुत कम शब्दों में आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं इस पर। देखो, निश्चित रूप से मैं क्या, आप स्वयं अपने चैनल के माध्यम से सर्वे करवा लीजिए कि लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के पास अभी प्रत्याशी नहीं कि कौन कहां पर चुनाव लड़ेगा, न कहीं से किसी की दावेदारी है। इससे ये प्रतीत होता है कि लोग कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते हैं। वो टिहरी लोकसभा हो, वो पौड़ी लोकसभा हो, वो 1-8 सीटों पर छोड़कर 2-3 सीटों पर तो ऐसी स्थिति है जहां पर उन पर प्रत्याशी ने पहले भी मना कर चुका है। प्रीतम सिंह जी चुनाव लड़ने के लिए मना कर चुके हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप देख सकते हैं कि उनकी स्थिति वर्तमान में क्या स्थिति है। आप हमारे यहाँ कह रहे हैं कि हमारे यहाँ दावेदार है। निश्चित रूप से नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है और जिस तरह से हमारे पास एक से एक योग्य नेता हैं, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ दावेदार तो चले विनोद जी, लेकिन ज्यादा भीड़ होती है तो मंथन करने में समय लगता है और उसके बाद नाराजगी और देखनी पड़ती है। कम लोग होते हैं तो इतना द्वंद्व नहीं होता जितना ज्यादा लोगों में होता है। कोई द्वंद्व नहीं है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी ठीक है। आप सभी का हम 5 की 5 सीटें जीतेंगे और हैट्रिक बनाएंगे। दावे तो बहुत है, देखना होगा कि जनता किसे चुनती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा, और जीत का मंत्र देकर जेपी नड्डा उत्तराखंड देने पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने जीत का मंत्र दिया भी। अनुमान लगाया जा रहा है कि कई लोगों के टिकट काटे जा सकते हैं। जिन लोगों ने धरातल पर काम किया है उन लोगों को टिकट मिल सकता है, नए चेहरों पर दाव खेला जा सकता है। हालांकि जीत का दावा सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।